ज्ञान प्रकाश सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। आपने स्नातक कब किया है? सर मैंने स्नातक 2010 से 14 सेशन में किया है सर। अच्छा, 2010 में किया है। उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हैं? 14 में पास आउट हुआ हूँ सर। 10 से 14 सेशन था सर। 14 में पास आउट। उसके बाद कुछ कर रहे हैं आप? सर उसके बाद मैंने 4 साल जॉब किया था सर। उड़ीसा में वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड करके एक कंपनी है। और अच्छा, सर विगत कुछ वर्षों से मैं लोक सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ सर। तो आपने बीटेक किया है? सर यस सर। कौन सा ट्रेड आपका था? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग था सर। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था। सर अच्छा। अच्छा बताइए, जब आपने इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल से किया है, आपने जॉब भी किया है, इतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, तो आप फिर ईएसआई क्यों बनना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं इसके लिए? सर एक्चुअली इंटरेस्ट तो सर प्रारंभ से ही लोक सेवाओं की तरफ था, लेकिन कुछ आर्थिक असुरक्षाएं थी। और हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहाँ आर्थिक असुरक्षा एक बड़ा कारक होता है। तो ये सोच करके सर मैंने पहले इंजीनियरिंग की तैयारी की और फिर एनआईटी जैसा अच्छा कॉलेज भी मिल गया। फिर वहाँ से बीटेक करने के बाद सर मैंने 4 साल जॉब भी किया कि ताकि लोक सेवाओं का तैयारी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, ताकि अगर मैं किसी कारणवश अगर इस क्षेत्र में नहीं सफल हो पाता हूँ तो वापस इंजीनियरिंग क्षेत्र में लौट सकूँ। तो इस कारण से सर मैंने पहले बीटेक किया, लेकिन इंटरेस्ट तो सर रुझान तो शुरू से ही सर लोक सेवाओं की तरफ था। तो आप दोनों तरफ बात कर रहे हैं। एक तो आपका बता रहे हैं कि लोक सेवाओं में सब शुरू से आपका ध्यान था, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि अनसर्टेनिटी भी है, मतलब डर भी है ना? सर ये कैसे, दोनों को कैसे आप जस्टिफाई कर पाएंगे? सर ये तो सर सही बात है कि लोक सेवाओं में तो सर सीटों की संख्या तो कम है। तो विकल्प रखना तो सर मुझे लगता है कि कोई खराब बात नहीं है सर। अगर हम विकल्प रखते हैं, कोशिश कोशिश कर रहे हैं सर कि लोक सेवाओं की तरफ जाएँ, रुचि भी है, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया तो वापस अच्छा, से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का क्षेत्र आपका में जो सर्व कर नॉलेज सकते है, जो आपने एक्सपीरियंस वहाँ लिया है मैकेनिकल का, उसका क्या लाभ होगा हैं। आपको? ईएसआई ग्रुप में क्या लाभ होगा? सर जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सर हम कई स्तरों पर उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सर जैसे वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि वाहन का जो फिजिकली जो फिटनेस है वो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। लेकिन फिटनेस उदाहरण के तो लिए ईएसआई का काम नहीं है। फिटनेस चेक करना सर ईएसआई का कार्य नहीं है। नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे सर कि मैं फिटनेस चेक करूंगा, लेकिन सर जो फिटनेस प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग फिटनेस है कि नहीं। सर कई बार ये देखा गया है कि फिटनेस प्रमाण पत्र तो जारी रहता है ऑन पेपर, लेकिन वाहन का फिटनेस वैसा नहीं रहता है। सर हम एक चीज ये देख सकते हैं। दूसरा सर हम जो वाहन के चालक हैं उनको हम अवेयर कर सकते हैं ठीक है, कि बहुत अच्छा। अगर इंजन में कोई ये बताइए कि कौन कौन से अधिनियम की जानकारी एक ईएसआई को रखनी चाहिए बेहतर वर्क करने के लिए? सर सबसे पहले तो सर मोटर वाहन अधिनियम 1988। उसके बाद सर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989। सर बिहार मोटर वाहन अधिनियम 1992। बिहार मोटर व्हीकल करारोपण अधिनियम 1994। और बिहार मोटर व्हीकल करारोपण नियम 1994। अच्छा, परिवहन विभाग के सबसे टॉप ऑफिसर्स कौन होते हैं, सबसे टॉप लेवल? सर परिवहन सचिव सर। कौन है अभी बिहार में? सर श्री पंकज कुमार पाल परिवहन सचिव हैं सर बिहार के। और बिहार के मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री? माननीय श्रीमती शीला कुमारी मंडल बिहार की परिवहन मंत्री हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस जिला में घर है आपका? सर मैं दरभंगा जिला से संबंध रखता हूँ सर। दरभंगा जिला। आपके एमपी कौन है? सर हमारे एमपी माननीय श्री गोपाल जी ठाकुर हैं। कौन सा सर लोकसभा क्षेत्र का क्या नाम है? सर दरभंगा सर। और विधायक आपके कौन है? सर हमारे विधायक हैं माननीय श्री सुनील कुमार चौधरी सर। अच्छा, ये दरभंगा विधानसभा है।
जी सर, विधानसभा क्षेत्र हमारा बेनीपुर आता है। अच्छा, ठीक है। आप गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए, स्टीम के लिए किस प्रकार की पाइपलाइन यूज होती है? आपने मैकेनिकल से बीटेक किया है, तो सर हमें ये बताइए कि स्टीम के लिए कौन सी पाइपलाइन यूज होती है, किस प्रकार की पाइपलाइन यूज करते हैं? सर बेसिकली जो गैल्वेनाइज्ड स्टील रहता है सर, उसका पाइप यूज करते हैं सर। हाँ हाँ। अच्छा, मेटालिक गास्केट का नाम सुना है आपने? नो सर। वॉल्व का नाम सुना है? वॉल्व, यस सर। वॉल्व कौन से प्रकार के होते हैं? सर वाल्व कई तरह के होते हैं और हाँ, डिपेंड करता है सर कि हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस पर्पज से यूज कर रहे हैं। बेसिकली वाल्व का पर्पस होता है कि जो फ्लूइड का फ्लो है उसको रेगुलेट करना। तो सर जैसे बॉल वाल्व होता है या फिर निडल वाल्व होता है या वन वे वाल्व होता है, तो कई तरह के वाल्व होते हैं सर, फ्लोटिंग वाल्व होता है। हाँ। कारण है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है आपने, तो ये मैकेनिकल का ही क्वेश्चन था, वॉल्व। अच्छा, कितने सर टाइप्स के होते हैं मैकेनिकल में ये वॉल्व? सर कई तरह के होते हैं सर, जैसे कि मैंने बताया सर कि जैसे बॉल वाल्व, निडल वाल्व या फ्लोटिंग वाल्व, वन वे वाल्व, सर कई तरह के वाल्व होते हैं। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने स्पेशलाइजेशन किस में किया, ऑटोमोबाइल में या जनरेटर में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर आपने इन विच स्पेशलाइजेशन, व्हाट्स योर स्पेशलाइजेशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जस्ट टू हैव बीटेक इन सर एक्चुअली मैकेनिक? सर इस तरह का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था, लेकिन बेसिकली ऑटोमोबाइल भी पढ़ना था और पावर सिस्टम भी पढ़ना था। अच्छा। तो मतलब अच्छा। इस तरह का स्पेशलाइजेशन। अच्छा, what is the differences between thermodynamics and mechanics? Because you are a student of mechanical, so you can better explain about differences. सर थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स का सर एक ब्रांच है जिसमें हम लोग हाँ। हीट, एनर्जी, वर्क और इनके बीच रिलेशन का अध्ययन करते हैं सर। हम्म। और जो मैकेनिक्स है सर, मैकेनिक्स में जो फोर्सेस है और फोर्सेस के कारण जो मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है, मोशन होता है, उसका सर बेसिकली अध्ययन करते हैं। और मैकेनिक्स? ये सर मैकेनिक्स नहीं सर, अच्छा। अच्छा, मैकेनिक्स में लूम, बताया। लूम का नाम सुना है? लूम, फैक्ट्रियों में लूम सॉरी होती सर, है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में लूम होती है, नाम सुना है आपने? व्हाट इज लूम? सॉरी इन सर, मेजर फैक्ट्रीज, इन नो सर, वेयर मैन्युफैक्चरिंग। नो सर। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है सर कविता लेखन सर। हुँ? कविता लेखन सर, पोएट्री राइटिंग। अच्छा, हिंदी या इंग्लिश, विच लैंग्वेज? सर हिंदी में, हिंदी में सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैला आंचल किसने लिखा है, बता सकते हैं आप? सर फणीश्वरनाथ रेणु जी लिखे हैं। अच्छा। और रामधारी सिंह दिनकर की कुछ बातें हमें बताइए, उनके बारे में कुछ जानते हैं? उनकी सर बायोग्राफी के बारे में। सर सर रामधारी सिंह दिनकर बिहार से ही संबंध रखते हैं, बेगूसराय से, और उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। यस, और राइट। रामधारी सिंह दिनकर की सर कई सारी रचनाएं हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रचना उनकी कुरुक्षेत्र है। और भी बहुत सारी रचना है सर उनकी, लेकिन एक रचना मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कुरुक्षेत्र है सर, जो उनकी काफी प्रसिद्ध रचना है। अच्छा। अच्छा, एक चीज हमें ये बताइए कि 19वीं सदी में समाज सुधारक बहुत थे। ब्रह्म समाज सर या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जस्ट आई वांट टू नो कि इन जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए, इनका अपने स्वतंत्रता संग्राम पे क्या प्रभाव पड़ा? आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं? सर सर बताइए। सर बेसिकली जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, तो उसको अगर देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में राष्ट्रवाद की भावना मौजूद नहीं। उसका अच्छा। एक रीजन ये था, उसका एक रीजन ये था कि जो हमारा समाज था वो जाति, धर्म आदि के नाम पे बटा हुआ था। तो अच्छा। ये जो समाज सुधारक हुए वो समाज के लोगों को जोड़े,
तो इससे क्या हुआ, जब लोग एकजुट होकर के समस्याओं पर विचार करना प्रारंभ किए, तो उनके अंदर ये राष्ट्रवाद का भावना जगना शुरू हुआ। तो ये आगे चल के फिर इसी कारण से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और फिर जो जो मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो नींव हुआ, वो नींव तैयार सर समाज सुधारकों ने किया। दूसरा सर, इन समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो सामाजिक समस्याएं थी उनको भी उठाते थे, जो देश विदेश की विभिन्न घटनाएं हैं उनको भी उठाते थे। इससे लोगों को पता चला कि जो भारत से बाहर के स्थान है, भारत से बाहर के देश हैं, वहाँ क्या चल रहा है। तो इससे इससे लोगों के अंदर, इससे भी सर राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे और बता दीजिए कि अभी 2022 का बुकर अवार्ड्स किसे मिला है? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। पहले से तो काफी बेहतर। आपका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड मतलब मैम ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में? हाँ, ग्रेजुएशन पेपर आपका क्या रहा है? ग्रेजुएशन मैंने मैम मैं बीटेक किया हूँ मैम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं आपसे कुछ साइंस और टेक से सवाल पूछ सकती हूँ? यस मैम। आप मैकेनिकल से रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? मैम उतना डिटेल में नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ कि बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो माइनिंग उसमें करते हैं। और ये डाटा कंजर्वेशन के लिहाज से, मतलब डाटा सुरक्षा के लिहाज से यह तकनीक महत्वपूर्ण है। बाकी मैम डिटेल इसका वर्किंग में नहीं जान रहा हूँ मैं। वर्किंग नहीं जानते, इसकी वर्किंग देख लीजिएगा क्योंकि ये सब फील्ड से जुड़ा हुआ है। ये बताइए आपकी हॉबी क्या क्या? हॉबी मैम मेरी हिंदी में कविता लेखन है मैम। हिंदी में कविता लेखन है। तो आपने कभी कविता लिखी है? यस मैम। आप कुछ पंक्तियां सुनाई सकते हैं उसकी? यस मैम। यस मैम। मैम ये कविता मैंने कुछ दिनों पहले लिखी थी कि ये एक्चुअली प्रेम पे कविता है। एक तेरी याद बिताने को हर शाम हूँ मैं खाने में, जो कशिश है तेरी आंखों में वो नशा कहाँ पैमाने में। मैं खाने आकर देख जरा, बस हया भरी है आंखों में, जो गजल है तेरी बातों में वो गीत कहाँ मैं प्यालों में, वो गीत कहाँ मैं प्यालों में। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए कि आपने अभी मैखाने की बात की है, किसी और कवि की ऐसे मैखाने पर ही थी? आप बता सकते? यस मैम, हरिवंश राय बच्चन, उनकी जो काव्य परंपरा है उसको हालावाद भी बोला जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन ने किस कविता में उनने ये मैखाने और इस सब की बात की गई? आप कविता का नाम बता सकते हैं? कविता का एग्जैक्ट, हाँ, मधुशाला में, मधुशाला। जी हाँ, उसका नाम मधुशाला है। मुझे बताइए कि बिहार से कुछ कवि या कवित्रियों के नाम आप बता सकते हैं? यस मैम, और सबसे पहले तो विद्यापति जी हुए हैं, जो कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में उनका एक प्रमुख स्थान है। फिर नागार्जुन हुए हैं, वैद्यनाथ मिश्र यात्री भी उनका नाम था, और रामधारी सिंह दिनकर हुए हैं। दिनकर की एक दो कविता का नाम अरुण बता कमल सकते हुए हैं। यस मैम। हैं? दिनकर की एक दो कविता का नाम बता सकती हैं? यस मैम, कुरुक्षेत्र हुआ, रश्मि रथी हुई। कुरुक्षेत्र नस्मिनति काफी फेमस रही है उनकी। आप मुझे एक यस बार मैम। बताइए कि आपने अभी हाल में इंडिया चाइना का कोई इशू पढ़ा है? इंडिया चाइना का इशू, हाँ मैम। क्या था वो इशू? मैम एक्चुअली जो गलवान वैली इंसिडेंट था, जो गलवान वैली में जो पेंगोंग लेक है, तो पेंगोंग लेक के आसपास जो पेट्रोलिंग को लेकर के विवाद था। तो अभी हाल ही में ये न्यूज आया है कि एक्चुअली जो पहले वहाँ पे सेना डिप्लॉय किया गया था, तो चीन और भारत दोनों ने वहाँ 1-1 लाख सेना डिप्लॉय किया हुआ था। ये मैं पूछ रही जो हूँ, तो आप LAC मुझे के आर-पार। इतिहास में उसका बताने लगे। मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी हाल ही में कोई वहाँ पे निर्णय या फैसले आए हैं आज या कल के यस मैम, न्यूज़पेपर में? यस मैम, आज ये फैसला आया है कि जो दोनों तरफ के सैनिक हैं वो धीरे-धीरे पीछे हटेंगे मैम। ये बताइए कि जो वहाँ पे जो सीमा खिंची हुई है उसको क्या बोलते हैं? जैसे तो मैम पाकिस्तान की सीमा LAC, को LOC बोलते हैं।
यस यहाँ मैम, की सीमा LAC को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक मैकमोहन लाइन भी हो है, ठीक है, यस मैम। क्षेत्र में है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन मैम ये नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ से चीन का मतलब सिक्किम में है, अरुणाचल में है, और इधर फिर उत्तराखंड में है, और थोड़ा सा हिस्सा उत्तराखंड से ऊपर भी है। मतलब जिन जिन भारत और चीन के बीच में जहाँ जहाँ सीमा विवाद नहीं है, मतलब जिस सीमा को दोनों पक्ष का लोग स्वीकार करता है, वो मैकमोहन लाइन है। और LAC विवादित सीमा है, जिसको की चीन नहीं मानता है। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया, जो विवादित सीमा है उसको LAC मानते हैं हम लोग। ये मुझे बताइए कि अभी बात इंडिया और चाइना की चल रही थी, मुझे ये बताइए कि इंडिया और बांग्लादेश के कैसे संबंध है, क्योंकि अभी हाल ही में वहाँ की प्रधानमंत्री आई हुई थी बिहार में, मतलब भारत में। इंडिया और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं? मैम इंडिया और बांग्लादेश का संबंध अभी अच्छा है। बहुत सारा कॉपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में कर रहे हैं और कनेक्टिविटी क्षेत्र में कर रहे हैं। हाल ही में अभी जो कुशियारी नदी का जल बंटवारा है, उसको लेकर भी एक समझौता हुआ है, और तिस्ता नदी जल विवाद को सुलझाने का भी बात चल रहा है। गोड्डा में एक अदानी का पावर प्लांट है, वहां से बिजली सप्लाई करने का भी बात चल रहा है। लेकिन कुछ कुछ इश्यूज भी हैं। संबंध ऐसा नहीं है कि पूरा अच्छा ही है, कुछ तनाव के बिंदु हैं, जैसे कि इंडिया चाहता है कि एक पारगमन रास्ता बांग्लादेश से होकर के नॉर्थ ईस्ट के लिए मिले, तो उस पर एग्री नहीं करते हैं बांग्लादेश। और दूसरा तो लगता है कि जो उसमें एग्री बांग्लादेश किया में, हुआ है, क्योंकि कनेक्टिविटी रोड तो है ही वहां पे, बस सेवाएं तो चलती ही है। बंगाल से कनेक्ट कर रही है डिप्लो में बस सेवाएं वाया हाँ मैम, बांग्लादेश से जाती है। रेलवे कनेक्टिविटी है, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश का रेलवे कनेक्टिविटी है। लेकिन बेसिकली मैम हम भारत ये चाहता है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वो उस तक जाने के लिए हमें एक लंबा दूरी तय करना पड़ता है, और चिकन नेक से होकर के जाना पड़ता है। तो अगर हमको सीधा बांग्लादेश के बीच से अगर एक्सेस मिल जाएगा, तो हम जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जैसे नीचे मिजोरम है, मेघालय है, उस तरफ हम सीधा जा सकते हैं, समय का बचत होगा। तो ये नहीं हो पा रहा है। दूसरा अभी चीन का जो निवेश देखा गया है, वो बांग्लादेश में बढ़ रहा है। चीनी हथियारों का खरीद भी बांग्लादेश अधिक कर रहा है। तो भारत ठीक है, के मैं निकट समझ पड़ोस रही में। हूँ। ये मुझे बताइए कि आपने नेशनल न्यूज कौन कौन सी पढ़ी है? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोज? यस मैम। तो नेशनल कुछ न्यूज पढ़ी होगी आपने, राष्ट्रीय घटनाएं, यस मैम। यस मैम। जैसे यस कि मैम, क्या क्या पढ़ा पढ़ा है हूँ। आपने न्यूज़पेपर में? जैसे मैम अभी जो रेलवे का जो जमीन है, उसको जो लीज पे निजी कंपनियों को दिया जाएगा, उसका अवधि बढ़ा दिया गया है, और लीज का दर भी घटाया गया है। इसी प्रकार से मैम अभी झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, उनका लाभ के पद का विवाद भी चल रहा है। उस पर राज्यपाल का फैसला आना है अभी। इसके अलावा मैम जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में जो EWS का 10% रिजर्वेशन है, उस पर भी सुनवाई शुरू हो गया है। तो इस तरह के हैं अच्छा, मैम बहुत मुझे ये सारे। बात बताइए कि तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो आपने कहा लाभ पद, ये क्या, हाँ क्या यस मैम, होते हैं? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये हुआ मैम कि जो सरकार है या सरकार का कोई भी प्राधिकार है, उसके अधीन कोई भी आर्थिक लाभ या कोई भी शक्ति का लाभ नहीं लेना है बेसिकली। तो और जो मतलब जितने भी जैसे जैसे कि जो मंत्री हैं, तो वो भी लाभ के पद के अधीन आते हैं, लेकिन उनको एक कानून बना करके छूट दिया गया है कि लाभ का पद ले रहे हैं, लेकिन वो अपवाद में रखा गया है लाभ का पद कानून के तहत उनको। ठीक है, समझ गई मैं। चलिए आप 2 मिनट होल्ड में रहिए। इसमें आप बताइए कैसा लगा आपको अपना इंटरव्यू? ठीक लगा। थोड़ा सा घबराए हुए ऐसा लग रहा था कि हाँ, आप थोड़ा घबरा के जो लंबे आंसर दे रहे हैं ना,
वो थोड़ा Yes, शॉर्ट ma'am. में कीजिए, टू द पॉइंट आंसर दीजिए। ओके मैम। जैसे मैंने आपसे मैकमोहन लाइन पूछी, अपने Yes, को ma'am. मैकमोहन तक ही सीमित रखिए, फिर आप विवादित एरिया को एलएसी कह रहे हैं, वैसे आप रिपीट मत कीजिए, ठीक है? ओके मैम। तो ओके टू मैम। द पॉइंट ही आंसर दीजिए आप सर। हो सकती है सर। सर गुड। हाँ, बढ़िया है, डिसेंसी है ना, डिसिप्लिन है, सर। डिसेंसी है, और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कब है इंटरव्यू? सर 14 को है। अभी 2-3 दिन समय है, थोड़ा सा और बढ़िया से देख लेना है, मैकेनिकल वाला पार्ट अपना देख लेना है, डिस्ट्रिक्ट के बारे अच्छे से देख लेना है, हाँ सर, विधानसभा एक्चुअली लोकसभा। सर एक्चुअली टेक्निकल सर हम छोड़े ही हुए थे, मतलब उसमें 8 हल्का साल से हम पूछेगा, पढ़े नहीं थे। बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, वहाँ जब मैकेनिकल के कोई एक्सपर्ट होंगे तब ना पूछेगा। सर और हम लोग तो ऐसे पूछ लेते हैं, तैयारी करवाने के लिए पूछ रहे हैं ना। सर सर यहाँ से बहुत से विद्यार्थी बीटेक वाले हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे मेरी बात होती है, कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है ना। उसमें जो सर पैनल में एक्सपर्ट रहेंगे तब पूछेंगे, हम तो पढ़ाने के लिए क्वेश्चन अपना रखते हैं। सर हम स्वयं मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभी किए सर हुए जो हैं। 3-4 दिन टाइम है सर, उसमें सोचे हैं कि मैकेनिकल का ही देखेंगे। हाँ, अभी बेसिक ये चीज तो देख लेना है, मशीन के बारे में, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, है ना, कैसे सर इंजेक्ट होता है, डीजल इंजन का कैपेसिटी ज्यादा क्यों होता है, छोटा छोटा चीज जो सर इंजीनियरिंग वाला नहीं रहेगा वो पूछ दे। चौड़ा सर चक्का, टायर चौड़ा होना, पतला होना, है ना, उसका जो रीम सर जो होता है, रीम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें स्कोप टाइप हाँ, का रिम ही नया बोलते हैं। नया नया डिजाइन का रीम आता है। ये सब जो बच्चा वाला सर क्वेश्चन सब है ना, ये सब जरूर कर लेना। सर बड़ा वाला क्वेश्चन आवे सर चाहे नहीं, इंजीनियर वाला क्वेश्चन आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन समान व्यक्ति से कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो जरूर आंसर देना है। तो कोई भी पूछ देगा वो सर चीज। मेरी बात समझ में आ रही सर है ज्ञान प्रकाश? सर कोई भी सर व्यक्ति वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मैकेनिकल वाला सर क्वेश्चन केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो किया रहेगा वही पूछेगा। क्लियर है? सर हम लोग जो सर तैयारी करवा एक रहे हैं। ऑफलाइन भी दूंगा सर, एक पटना होगा तो सोच रहा हूँ एक ऑफलाइन भी दे दूंगा मैं। हाँ कल हाँ, कोई परसों बात आ नहीं। जाऊंगा सर, तो अभी अभी कहाँ है? एक ऑफलाइन भी दरभंगा में? दूंगा। दरभंगा नहीं में सर, अभी मैं दिल्ली में हूँ सर, दिल्ली में दिल्ली हूँ जॉब है वहाँ? सर। नहीं सर, तैयारी ही कर रहा हूँ। जॉब सर मैं 18 में छोड़ दिया था अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आ जाना है, आने के बाद फिर कर लेना है, ठीक है ना, सर। अच्छे सर से करना है। ये ज्यादा घबराया हुआ तो नहीं लग रहा था सर मैं? नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज सर गुड। फंबल तो नहीं कर रहे थे सर? नो 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 नो, तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत चलिए सर, घबराहट, एक एक डाउट। थोड़ी बहुत घबराहट रहती है इंटरव्यू में, वो नेचुरल है, सर नेचुरल होता है। हाँ, सर क्या एक डाउट? एक थोड़ा परमिट सिस्टम का डाउट है सर मेरे को, कि जैसे परमिट सिस्टम जो इशू करते हैं व्हीकल्स का, तो वो सर किन व्हीकल्स के लिए इशू करते हैं? जैसे जो प्राइवेट व्हीकल है उसका तो इशू नहीं करते परमिट? परमिट जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो व्हीकल्स है उसके लिए होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, है ना। तो सर सर तो मतलब इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट या मतलब इंटर स्टेट में भी चाहिए परमिट? हाँ हाँ, उसको परमिट चाहिए, गाड़ी ढोने के लिए परमिट चाहिए। मान लीजिए किसी बिहार में करना है तो बिहार में परमिट चाहिए, अगर बिहार से यूपी दिल्ली तक जाता है तो उसका परमिट चाहिए, और ऑल ओवर इंडिया में जाता है तो उसको नेशनल परमिट चाहिए, है ना। अच्छा, बिना मतलब परमिट नहीं दरभंगा चलेगा। से कोई गाड़ी सिवान जा रहा है तो उसको भी चाहिए परमिट? हाँ, परमिट चाहिए उसको, हाँ। कुछ बसें अगर चल रही हैं, अगर बसें चल दरभंगा से अगर दिल्ली जा रही है, दरभंगा से कलकत्ता जा रही है, फिर दरभंगा से पटना आती है, उसको रूट चार्ट भी उसका होता है और परमिट भी होता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना, सर ठीक, थैंक यू ओके। सर। हो गया? हाँ, निकल रही है, ये कहाँ गई? निशा रानी, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में कौन पूछेगा? निशा रानी कैसी है? निशा रानी, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। ऑफ है, ऑफ है। अरे तुम्हारा तो ये सब लटके झटके जो ठीक रखो ना, सब बंद करो, उसको ऑन करो, ऑन करो, बंद है। Oh, sorry, sir. Sorry, sir. मैं पूछ रहा हूँ कैसी है, सर ठीक हूँ, तैयारी कैसी है? ठीक चल रही है।
तो बताइए कि अभी हम लोग इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे हैं, आपसे बातचीत करनी है। तो कौन सा ऐसा यस है ना, कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जिससे हम लोग बातचीत स्टार्ट करें ताकि आपको सहूलियत महसूस हो। तो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है या आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड है या करंट अफेयर, क्या किस विषय पे आप बात करने में इजी फील करेंगी? सर, इकोनॉमिक्स। सर, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। अच्छा ठीक है, यस वेरी सर। गुड। फादर और ऑफ सर इकोनॉमिक्स, करंट से भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और एडम स्मिथ की एक पुस्तक का नाम बताइए। वेल्थ ऑफ नेशंस। पूरा नाम यही है? सर, पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अच्छा अच्छा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दो अंतर बताइए। सर, इकोनॉमिक ग्रोथ मात्रात्मक परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाया जाता है। ठीक है। एक इकोनॉमिक ग्रोथ को जीडीपी जीएनपी के द्वारा मापा जाता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। अच्छा बताइए, इकोनॉमिक्स का ईएसआई में क्या इस्तेमाल हो सकता है? सर, जैसा कि ईएसआई का काम है कर कलेक्ट करना, तो मुझे लगता है कि मैं अर्थव्यवस्था का एक अच्छा ज्ञान रखती हूँ, तो ये मुझे वहाँ पे काम करने में मेरे सक्षम को बढ़ाएगा और मुझे काम करने में सहूलियत होगा। अच्छा अच्छा। बोलने में आप अटक रही है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। आपने कहा अर्थव्यवस्था का अच्छा ज्ञान रखती है, ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था है, दोनों में क्या अंतर है? सर, अर्थव्यवस्था में संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में, और अर्थव्यवस्था में संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आप पूछिएगा, तो पूछिए ना, पूछिएगा। तो अभी गुड जो इवनिंग सर। अभी हम लोग की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन यस सर। आपको लग रहा है कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है? सर, हमारी अर्थव्यवस्था दोनों से मिलकर बनी हुई है, पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है और वितरण पर भी जोर दिया जा रहा है। जब से नई आर्थिक नीति आई है तब से अर्थव्यवस्था कुछ नेचर बदला है, क्या क्या बदलाव हुआ अर्थव्यवस्था में? सर, निजी क्षेत्र को भी अनुमति मिल गया है, वो भी अपने व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं, और लाइसेंस कोटा और ये सब में भी छूट दिया गया है। लाइसेंस में सर गुणात्मक प्रतिबंध लगाया गया था पहले, तो नई आर्थिक नीति से क्या 1991 के पहले, और कोटा में मात्रात्मक प्रतिबंध था और प्रशासनिक प्रतिबंध। सर, नई आर्थिक नीति में सर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण में सर निजी क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र को भी अनुमति हो गई है, और मल्टीनेशनल कंपनी भी अब आके इंडिया के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ आके बिजनेस कर रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन भी इसको ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। ये आपको नहीं लगता कि नई आर्थिक नीति जब से आई है तब से आर्थिक असमानता, जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है सिटीजन के बीच, वो बढ़ा हुआ है और बहुत कम हाथों में जो है पैसा पहुंच रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है और धीरे धीरे पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है भारत जैसे देश में? क्या ये सही है? सर, मुझे लगता है कि बैलेंस्ड वे से चल रहा है हर चीज। पूंजीवादी का भी मिक्सचर है और समाजवादी का भी मिक्सचर है। लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं, अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं कि मतलब ज्यादातर अर्थव्यवस्था कुछ हाथों में जो है सिमटती जा रही है और वो लोग डिसीजन में भी
सरकार के डिसीजन में भी जो है कहीं ना कहीं उनका जो है ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा है। जैसे वर्तमान सरकार को भी हम लोग देखें या इसके पीछे मनमोहन सिंह की सरकार को भी देखें, उस समय उनमें भी जो है एक आरोप लगता था कि सरकार जो है कुछ पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, या क्रोनिक कैपिटलिज्म नामक एक शब्द यूज होता था। तो क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या है, आज इसे कहाँ तक आप सहमत है? सर मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार के सिर्फ उन्हीं इकाइयों को निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है जो काम नहीं कर रही है, जो ठीक से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। तो सरकार उन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में बेच रहे हैं ताकि वो सरकार के वो यूनिट्स भी गति में आ जाए और प्रॉफिट होने लगे उससे। कुछ तो अच्छी चीजें भी हैं, जैसे LIC है जो इंश्योरेंस सेक्टर की Yes, बहुत sir. बड़ी, हाँ, उसकी निजीकरण का जो उद्देश्य है वो तो नहीं लगता है कि वो बहुत पीछे है या उसमें बहुत ज्यादा जो है उसके बिजनेस को बढ़ाने की आवश्यकता है। LIC आज भी इंश्योरेंस मार्केट में उसका बहुत ज्यादा भागीदारी है, तो सरकार इसको क्यों बेच रही है? सर है लेकिन जितना सरकार के पास आय है और जितना उनकी खर्च की जो बजट है उसके अकॉर्डिंग सर उस कमी को दूर करने के लिए सर LIC का कुछ शेयर निजी क्षेत्र को दिया गया है। अभी के समय देखिए कि महंगाई के इशू बहुत बढ़ा हुआ है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है और ज्यादा जो करना चाहिए? सर सरकार टैक्स रेट्स को बढ़ा सकती है जिससे कि लोगों के पास मनी का कमी हो और लोग वो इफेक्टिव डिमांड कम हो, और डिमांड कम होने से महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। डिमांड कम होने से लोगों के पास, आप जो फैक्टर बोल रहे हैं, क्या ये लगता है कि करने से महंगाई कम ही हो जाएगी और सारी दिक्कतें नहीं यस सर, कई सारे कदम उठाने पड़ेंगे एक साथ? ये सर टैक्स रेट्स को पहला तो टैक्स रेट्स को बढ़ाकर किया जा सकता है। दूसरा है सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा के किया जा सकता है महंगाई को नियंत्रण। अब आज की समाचार पत्र पढ़ी हैं? यस सर पढ़ी हूँ। आज के समाचार पत्र में हॉट स्प्रिंग एक एरिया का जो बहुत चर्चा में है, वहाँ क्या घटनाएं हुई? लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, लद्दाख में एक हॉट स्प्रिंग इशू जो सर वहां से सर वहाँ इस पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र से चाइनीज आर्मी पीछे हट गए हैं और इसमें भारतीय सेना की बहुत बड़ी, भारतीय सरकार की बहुत बड़ी ये उपलब्धि रही है। अच्छा, हमें ये बताइए कि रेपो रेट और CRR क्या है? बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ऑनर्स किया है। यस सर। तो क्या होता है रेपो CRR? रेट? The repo rate is the rate at which commercial banks takes loan from RBI with securities. अच्छा, And CRR, it is a portion of net demand, net demand and time liabilities, which is required to keep with RBI in the form of cash. okay. And what is net GDP and gross GDP? Do you know about it? The net GDP and gross GDP. Yeah, just I'm asking. The GDP I know. GDP you don't know? Yes sir, I know it. Just explain it. What Sir, is net? GDP Just I'm किसी asking भी net and yes, continue. सर GDP किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में होने वाले कुल अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को GDP कहते हैं। और नेट और ग्रॉस क्या है? सॉरी सर, नेट सर मैं गैस कर सकती हूँ। नेट GDP, हाँ, डेफिनेटली। GDP ओवरऑल सर GDP में ओवरऑल टैक्स इंक्लूडेड रहता है। अच्छा, और नेट GDP में सर डेप्रिशिएशन के बाद जो होता है वो नेट GDP हुआ। अच्छा, बजट का नाम सुना होगा? यस सर। बजट जिस समय पेश होते हैं उस समय बहुत सारे बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्लोर ऑफ द हाउसेस। यस सर। उसमें मनी बिल एक होता है, एक फाइनेंस बिल यस होता है। सर। व्हाट इज डिफरेंसेस यस सर। बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल?
सर मनी बिल प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन के द्वारा लाया जाता है, बट फाइनेंस बिल में ऐसा कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं होता है। फाइनेंस बिल सर फाइनेंस बिल में ऐसी कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं होता है, वो लोकसभा के द्वारा पारित होता है और फिर विधानसभा में जाके अच्छा वो पास हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक में और इंडियन मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, क्या अंतर होता है IMF और वर्ल्ड बैंक? सर वर्ल्ड बैंक एक ऐसी संस्था है जो पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कार्य करती है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था के आर्थिक सुधार के लिए काम करती है। अच्छा, राज्य में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, अगर यस सर। आप प्रोसमेंट सब इंस्पेक्टर बनती हैं तो महिला Yes, sir. सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करना चाहेंगे अपने डेजिग्नेशन, अपने ड्यूटीज के माध्यम से? सर मुझे लगता है कि जब मैं वहाँ पे कार्यरत रहूंगी तो मुझे देख के काफी महिलाएं मोटिवेट होंगी, तो ये भी एक तरह से मैं दूसरे को मोटिवेट करना, ये भी मेरे लिए मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा देने के लिए एक स्टेप रहेगा। सर दूसरा मैं कर सकती हूँ अपने आसपास के, जहाँ पे मैं रहूंगी उसके आसपास के लोगों को अपने कार्य के बारे में बता के, और लोगों को लोगों को समझा लोगों को बता के कि वह इस तरह से मैं बढ़ावा दे सकती हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि अभी बिहार में हमारे विधान परिषद में चेयरमैन की नियुक्ति हुई, हु इज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? सर दिवेश कुमार ठाकुर। अच्छा, 2020 सॉरी अभी जो है 2022 का बुकर अवार्ड्स किसे मिला है, बता सकते हैं? सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा, अभी और नहीं पता सर। अर्जुन अवार्ड्स, पिछले साल जो अर्जुन अवार्ड्स दिए गए, किस खेल में सबसे अधिक अर्जुन अवार्ड्स दिए गए हैं, बता सकती हैं? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। देखिए, आपका बहुत बढ़िया है, आंसर भी आप दे रहे हैं, आपकी जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है वहाँ से कुछ क्वेश्चन